चौथा है फेरल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। भूमध्य रेखा पर हवाओं की दिशा पर पृथ्वी की अक्षीय गति का प्रभाव नाम मात्र का होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर बायज बैलेंट ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस दिशा में हवा चल रही है, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब दाईं ओर और कम वायुदाब बाईं ओर और अधिक वायुदाब दाहिने ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में कम वायुदाब दाहिनी ओर और अधिक वायुदाब बाएं ओर होगा। और जो पांचवा कारक है वो है घर्षण। तो धरातल के उच्चावच पवन के संचार या वायु के संचार को प्रभावित करता है। समुद्र तल पर कोई रुकावट नहीं होती है, समतल होता है, वहाँ घर्षण कम होता है और वो वायु की गति को कम प्रभावित कर पाती है। जबकि पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में अवरोध के कारण वायु की दिशा और गति में परिवर्तन हो जाता है। अगला है पवनों की दिशा। पवन जिस दिशा से आती है उस दिशा के नाम के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। यदि पवन पश्चिम की ओर से आ रही है तो पश्चिमी हवा या पछुआ हवा कहलाती हैं, पूर्व से आ रही हैं तो पूर्वी हवा या पूर्वा हवा कहलाती हैं। अब अगला है आपका हेडिंग भूविक्षेपी पवन अथवा दीर्घ पवनें। पवनें सामान्यतः वायुभार रेखाओं के समानांतर चलती हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में वायुभार बल तथा कोरियोलिस बल के बराबर होता है। इस कारण विक्षेप बल तथा वायु दाब प्रवणता बल से प्रभावित पवनें वायुभार रेखाओं के समानांतर चलती हैं। कहने के मतलब वायुमंडल के ऊपरी भाग में तो वायुभार कम हो जाता है और ये वायुभार कोरियोलिस बल के बराबर होता है। इसी कारण से विक्षेप बल और वायु दाब की जो प्रवणता के बल से प्रभावित पवनें वायु भार रेखा के समानांतर चलने लगती हैं। ऐसे पवनें धरातल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर चलती हैं। संक्षिप्त में पवन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में घर्षण बल से प्रभावित नहीं होती हैं, यानी घर्षण बल काम वहाँ नहीं करता है। अब आता है वायु राशियाँ क्या है, एयर मास क्या है। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदान हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जा सकता है, वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं, वह
समांग धरातल जिस पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। नंबर 2 उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। नंबर 3 उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे सागर। नंबर 4 उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप क्षेत्र। नंबर 5 अस्थायी रूप से बर्फ अनाच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका या आर्कटिक। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, इसे एम टी, स्मॉल एम कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि यानी सी टी। एम महासागरीय, सी महाद्वीपीय और ध्रुवीय महासागरीय एम पी। और चौथा है ध्रुवीय महाद्वीपीय सी पी। और 5वां है महाद्वीपीय आर्कटिक यानी सी ए। और उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती हैं। तो ये 5 प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती हैं। अब देखो वाताग्र क्या होता है। जब 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। यानी दोनों वायु राशियों का जो अग्रभाग है जहाँ मिलता है उसे वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनते ही प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं, यानी फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं इसे, वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीत वाताग्र। नंबर 2 उष्ण वाताग्र। नंबर 3 अचर वाताग्र। नंबर 4 अधिवृष्टि वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहते हैं। अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशि को ऊपर ढकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि को ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिवृष्ट वाताग्र कहते हैं, यानी धरातल से ऊपर उठ जाए। और वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अब ये देख लीजिए बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं। ये चक्रवात वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिन क्षेत्रों से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अव्यवस्थाओं में
मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती प्रवाह को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र होता है। इस वाताग्र को कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड क्षेत्र अग्रभाग व पीछे शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर ढकेलता है, जिससे के परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कापासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है। अधिवृष्टि वाताग्र बनते हैं। जमीन माने भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिवृष्टि वाताग्र बनते हैं। यौन चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अब इसको हम रेखा चित्र से समझ लें। अब देखिए, दो तरह की वायु राशियाँ हैं जो लगातार हैं लाइन, उसको आप शीत वो वायु राशि समझ लीजिए, और जो डैश से है इसको आप उष्ण वायु जो है आपकी जो है और डैश वाली है शीतल वायु। तो ये जो लाइन डैश वाली है वो उष्ण है और जो वो लगातार लाइनों शीत वायु राशियाँ हैं। और ये वायु राशियाँ जब एक दूसरे से मिलती हैं तो देखिए, वायु जो गर्म वायु राशि को है उसको धीरे से धरातल से ऊपर उठा देती है और ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह का फिगर देखने को मिलता है। बीच में क्या होते, शीतल वायु हो जाती है, नीचे कोष्ण वायु हो जाती है और ये जो है इस तरह चक्करदार घेरा बनाते हुए चलने लगती हैं। यानी शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि जब मिलती हैं, यहाँ फ्रंट बनता है यानी वाताग्र बनते हैं और उस वाताग्र से क्या होता है कि ठंडी हवा जो है गर्म हवा को ऊपर ढकेल देती है, धरातल से ऊपर ढकेल देती है
और वो चक्करदार घेरे में चलने लगती हैं और चक्रवात का निर्माण कर देती हैं। अब ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर मतलब हिंद महासागर में इसे चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन में इसे टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल स्थितियां होती हैं। वो स्थितियां नंबर 1, बेहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। नंबर 2, कोरियालिसिस बल का होना। नंबर 3, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण का होना। समुद्र तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कापासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की पूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार कर जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिकांश विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विवरण 10.10 में ये चित्र संख्या में दर्शाया गया है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पीली पवनों का परिसंचरण है जिसे इसकी आँख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। अब देखिए यही है इसका फिगर जो कहा 10.10 में इसका विवरण है। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, प्रचलित वायु प्रवाह। अब देखिए होता क्या है। कि होता ये है इसमें कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और समुद्री भाग में होते हैं और ये पूर्णतः वायुदाब पर आधारित होते हैं।
जब किसी स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है तो वहाँ से पौने हट जाती है। जब वायु दाब जब किसी क्षेत्र पर वायु दाब कम हो जाता है तो होता क्या है कि जो उच्च वायु दाब के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से हवाएं तेज़ी से निम्न वायु दाब की तरफ आती हैं और चारों तरफ से जब पवनें तीव्र गति से किसी एक स्थान पर आती हैं तो वहाँ एक भंवर या चक्रवात जिसको कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। तो वायु दाब की भिन्नता के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हो जाती है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होते हैं और बड़ी तेज़ी से स्थल की ओर आती हैं और स्थलों से टकराने के बाद इनकी गति और वर्षा कम हो जाती है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का परिच्छेद, इसका केंद्रीय यानी जो बीच का भाग है जो शांत रहता है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो बीच का भाग है जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है ये प्रायः शांत होता है और इसके चारों तरफ जो है सर्पीली वायु चलती रहती है और उसी के सहारे वर्षा होती रहती है। अब इसमें देखिए इसमें दो बना है कि ये बीच का जो क्षेत्र है वो चक्रवात का क्षेत्र है। यहाँ से देखिए हवाएं क्या होती है, बहिर्प्रवाह बाहर की तरफ निकल जाती हैं और जो उष्ण वायु है वो नीचे की तरफ देखिए उतरती है और ये बाहर जाती है। तो इस तरह एक चक्कर बन जाता है, हवाएं अंदर की तरफ आती हैं और बाहर की तरफ भागती हैं तो ये गोला गोला चक्कर हो जाता है और कारण यही होता है वायु दाब कम होने के कारण। तो चक्रवात में जो है बीच में निम्न वायु दाब होता है तो वहाँ तेज़ी से वायु प्रवेश करती है तो ये आपने देखा चक्रवात के बारे में। और ये चक्रवात के परिच्छेद यानी इसके बीच का जो बनता है उसको देखिए इस तरह बताया गया है कि इसका केंद्र अक्षु क्षेत्र शांत होता है, जो हमने अभी दिखाया था जो चक्रवात की आँख होती है वो बिल्कुल शांत होता है जहाँ पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है, वो हमने अपने दिखा दिया, अक्षु भित्ति के सहारे ही हवाएं बाहर भाग रही हैं। जहाँ वायु का प्रबल एवं वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है, यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है, यानी क्षोभ सीमा जहाँ तक क्षोभ मंडल है वहाँ के आखिरी भाग तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आँख से रेन बैंड
विकसित तथा कापासी बादल की पंक्तियाँ बाहरी क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इसका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर के खत्म हो जाते हैं। तो आपने इस तरह देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के समुद्री भाग में उत्पन्न होते हैं और इसमें जो है एक आँख जहाँ उष्ण वायु का अवतलन होता है, वो आँख वहाँ बनती, वहाँ मौसम बिल्कुल शांत रहता है और यहाँ से हवाएं चक्कर काट करके जो बाहर निकलती हैं अक्षुभित से, तो उस आँख के जो किनारे से जो दीवार बनी है उससे ये बाहर निकलती है और यही भाग अधिक वर्षा भी करता है। और इस आँख जो चक्रवात की आँख है, इसी से रेन बैंड भी बनते हैं, जहाँ पर कि कापासी मेघ छा जाते हैं और वर्षा होती है। तो इस तरह ये देखिए आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब आप देखेंगे कि तड़ित झंडा व टॉर्नेडो, इसमें कुछ देखना नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ही रूप हैं। जब हिंद महासागर में हैं तो चक्रवात हैं और जब ये अटलांटिक महासागर में हैं तो हरिकेन हैं और जब चीन सागर या प्रशांत सागर के जो पूर्वी क्षेत्र में हैं तो वहाँ इनको टॉर्नेडो कहा जाता है। ये काफ़ी आक्रामक होते हैं, बहुत तेज़ी से समुद्री भाग में उत्पन्न होते हैं। इनसे तमाम ओलावृष्टि, वर्षा, धूल भरी आंधी, तड़ित झंझा, ये तमाम प्रकार के मौसमी दशाएं देखने को मिलता है। तो तड़ित झंडा और टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही कहते हैं। तो इस प्रकार आपने अपने 9वें अध्याय वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसमी प्रणालियों का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में 10वां पाठ आपके सामने होगा और उसका अध्ययन किया जाएगा।